तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कुछ जो हमने प्रिज्म और पिरामिड पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे पद है, उसका डिफिनेशन है, तो उसको हम लोग देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि सम प्रिज्म, तो वह प्रिज्म जिसका आधार और ऊपरी सिर यानी नीचे वाला और ऊपर वाला सम बहुभुज हो उसको हम लोग सम प्रिज्म कहेंगे। सम बहुभुज का मतलब क्या हुआ कि जिसमें भुजा जो होगा ना वो सभी सेम होगा, ठीक है, चाहे 3 भुजा हो 4 भुजा हो, जैसे तो 2 3 से अधिक ही होगा तो वो सभी सेम होगा, उसमें कोण वगैरह सब कुछ सेम बनेगा। जैसे 60 डिग्री का अगर बन रहा है तो सभी में 60 डिग्री का बने। जैसे ये त्रिभुज है तो ये समबाहुभुज जब कहलाएगा जब इसकी सभी भुजा की लंबाई एक होगा और ये हमारा जो भी कोण बना वो 60 60 डिग्री का बना, ठीक है, यानी सेम सब कुछ बनेगा। तो ये हो गया समबाहुभुज। तो ऊपरी वाला और नीचे वाला जो समबाहुभुज होगा तो इसको हम लोग सम प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रिज्म का यहाँ पे फिगर भी बहुत सारे पारे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि ये रहा तो इसको हम लोग सम प्रिज्म भी बोल सकते हैं। जैसे जो भी प्रिज्म दिख रहा है आपको अगर ये उस तरीके का है तो ठीक है, तो ये सम प्रिज्म भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए राइट प्रिज्म लंब प्रिज्म से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि वह प्रिज्म लंब प्रिज्म जो प्रिज्म कहलाता है जिसके पार्श्व जो फलक होंगे, ठीक है, जो पार्श्व फलक होंगे और आधार तथा ऊपरी सिरा पर लंब हो, यानी जो पार्श्व होगा ना, यानी ऊपर और नीचे वाला छोड़कर जो चारों तरफ होता है वो पार्श्व होता है। तो जो होगा वो आधार और ऊपर वाले जो सिरा होगा उस पर लंब होगा, ठीक है। लंब होगा मतलब यहाँ पे जो फिगर हम लोग देख रहे थे ना ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला ऊपर है और ये आधार है नीचे, ठीक है, और ये जो हमारे पास ये जो भी पार्श्व है ना ये चतुर्भुज होगा तो ये सारा लंब है, देख रहे हैं ये लंब के रूप में है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग बोलेंगे लंब प्रिज्म। और आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला प्रिज्म का अक्ष, तो किसी प्रिज्म के आधार और ऊपरी सिरा, ठीक है, आधार मतलब नीचे और ऊपरी सिरा के केंद्र को मिलाने वाली रेखा इसका अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या है ना, आधार ये हुआ नीचे और ऊपरी सिरा, तो ऊपरी सिरा जैसे ये ऊपरी सिरा है तो इसका केंद्र तो बीच में ही होगा और ये नीचे वाला सिरा है तो इसका केंद्र भी बीच में होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने वाला जो ये रेखा जैसे कि देख रहे हैं ना इसको बोलेंगे हम लोग अक्ष, ठीक है, जो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म अक्ष, ठीक है ना, ये वाले को। तो ये भी क्लियर हो गया। और प्रिज्म की अगर लंबाई की बात करें तो किसी प्रिज्म की लंबाई उसके अक्ष उस खंड की लंबाई होती है जो प्रिज्म के आधार और ऊपरी सिरा के बीच होता है। तो जैसे कि ये देखिए सिंपल यहाँ पे लंबाई है, ये प्रिज्म का लंबाई हो गया, ये हमारा चौड़ाई हो गया यानी कि ये बेस है और ये हमारा ऊंचाई हो गया, ठीक है, तो ये सिंपल है। और यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुजाकार प्रिज्म किसको बोलेंगे, तो देखिए त्रिभुज अगर बेस रहेगा तो वो त्रिभुजाकार प्रिज्म होगा। वह प्रिज्म त्रिभुजाकार प्रिज्म कहलाता है जिसका आधार और ऊपरी सिरा दोनों क्या होगा त्रिभुज। जैसे कि ये भी इसको भी बोल सकते हैं हम लोग त्रिभुजाकार, ये भी त्रिभुज प्रिज्म हो गया, ठीक है, और इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे दोनों लगभग सेम ही है, वो इस प्रकार से रखा हुआ है, ये इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा प्रिज्म हो गया। और ये पैरेललोपाइपेड इसको बोलेंगे 6 नंबर है, वह प्रिज्म जिसका आधार और ऊपरी सिरा समांतर समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, यानी कि आधार और ऊपरी सिरा दोनों समांतर चतुर्भुज होगा वो पाइपेड कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये रहा देखिए समानांतर ये चतुर्भुज है ना ऊपर और नीचे, तो ऐसे ये सभी समानांतर ही है यहाँ पे सामने भी जैसे कि दिख रहे हैं, तो इस प्रकार से होता है ये हमारा पैरेलल पैरेल पैरेललोपाइपेड है, ठीक है। आधारों पर जैसे इस प्रकार से ये समानांतर है आपको दिख भी रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे अगर हम ये पिरामिड अगर देखें तो पिरामिड से संबंधित कुछ तथ्य जैसे कि शीर्ष तो काफ़ी सिंपल है, जो भी पिरामिड होगा उसका एक शीर्ष होगा ऊपर में, ठीक है। तो पिरामिड के सभी त्रिभुजाकार फलकों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा जहाँ पे सभी बिंदु मिले हुए होंगे सभी का शीर्ष, तो वो पिरामिड का शीर्ष कहलाता है। जैसे अगर फिगर यहाँ पे देख रहे हैं ना तो ये हुआ उभयनिष्ठ क्योंकि सभी के लिए है, ठीक है। और ऊंचाई अगर इसकी बात किया जाए अक्ष दूसरा में अक्ष है तो अक्ष इसमें भी सेम वैसे ही है, किसी पिरामिड के शीर्ष और आधार के जो केंद्र हैं उनको मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा वो अक्ष कहलाएगा, ठीक है, पिरामिड अक्ष कहलाएगा। जैसे कि ये देखिए ये बीच में जो एच से डिनोट ऊंचाई जो कह रहा है, तो ये देखिए ये इससे शीर्ष से और जो आधार का केंद्र बीच में यहीं पे होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग अक्ष, ठीक है। अब बात आता है अक्ष हो गया, तो अब हम देखेंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई सिंपल में किसी पिरामिड के शीर्ष से आधार पर खींचे गए लंब
की लंबाई की पिरामिड की ऊंचाई, मतलब वही जो आज होगा वही वही होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग सिर से इस प्रकार से जैसे कि देख रहे हैं, सिर से अगर यहाँ पे सिर से अगर हम लोग लंब खींचेंगे ना, तो सिर से लंब खींचेंगे तो उसका केंद्र पे ही आएगा, ठीक है। तो ये होगा। और पार्श्व किनारा अगर हम लोग देखें तो पार्श्व किनारा किसको बोलेंगे, तो चूंकि देखिए पार्श्व जो भुजा होंगे ऊपर शीर्ष होता है और नीचे कोई बहुभुज होगा, ठीक है। और पार्श्व के मतलब इसके चारों ओर, ठीक है। तो पार्श्व किनारा, तो जो पार्श्व भुजा जो फलक होंगे उसका जो किनारा होगा वो पार्श्व किनारा कहलाएगा। जैसे कि किसी पिरामिड के सिर से जाता हुआ किनारा, पिरामिड के जो सिर से जो भी किनारा जा रहा है उसको हम लोग पार्श्व किनारा बोलेंगे। जैसे कि ये रहा, ये वाला किनारा पार्श्व किनारा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, ये सब पार्श्व किनारा हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लंब पिरामिड क्या है। तो वह पिरामिड लंब पिरामिड कहलाता है जिसके सिर से आधार पर खींचा गया लंब आधार के केंद्र से गुजरता है, ठीक है। तो उसको हम लोग लंब पिरामिड बोलेंगे कि वह पिरामिड लंब पिरामिड कहलाता है जिसमें शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब आधार के केंद्र से गुजरता है। तो ये होगा लंब पिरामिड। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे खींच रहे हैं ना, तो ये जो सिर से खींचा गया ये जो लंब है वो इसके केंद्र से ही जा रहा है, तो इसको हम लोग लंब पिरामिड बोले वैसे। तो ये होता है, इसका डिफिनेशन दिया हुआ है इस प्रकार से। अब हम लोग देखेंगे सम पिरामिड। तो वह पिरामिड सम पिरामिड कहलाएगा जिसका आधार एक सम बहुभुज हो। जैसे कि हमने बताया अभी, सम बहुभुज होगा तो नीचे वाला की सभी भुजा की लंबाई अगर सेम है तो वो सम बहुभुज होगा, और कोण वगैरह सब कुछ सेम होगा, ठीक है, तो वो सम होगा। और तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई किसी लंब सम पिरामिड के लंब सम पिरामिड जो होगा उसके शीर्ष और आधार को बनाने वाली बहुभुज के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड पिरामिड का तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। जैसे कि ये रहा, ठीक है, इसके शीर्ष से इस प्रकार से आया और ये जो हमारा आधार है इसके जो भुजा है, ठीक है, इसके केंद्र से मिला, तो ये होगा आपका तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और नोट में यहाँ पे देखो त्रिभुजाकार पिरामिड, तो जिसका आधार त्रिभुजाकार होगा वह पिरामिड जिसका आधार त्रिभुज हो त्रिभुजाकार पिरामिड कहलाता है। तो ये था। और हम लोग थोड़ा सा जो मेन है वो अब देखते हैं। तो मेन हमारा है ये वाला फार्मूला, जो कि हमें ये याद रखना है, यूलर सूत्र। तो स्विस गणितज्ञ लियोन्ड यूलर ने सरल बहुफलकीय ठोस के किनारों एवं फलकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक सूत्र दिया जो उन्हीं के नाम पर यूलर सूत्र से जाना जाता है। सूत्र निम्न प्रकार के। ऑलर सूत्र किसी बहुफलक के शीर्षों की संख्या यानी भी, ठीक है, वर्टेक्स होता है ना, फलकों फेसेस, और यहाँ पे तथा किनारों को हम लोग ई से डिनोट करेंगे। तो किनारों की संख्या ई हो तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये शीर्ष हो गया और ये फेस हो गया, और उसमें अगर हम लोग किनारा घटा देंगे, जो भी फिगर होगा उसमें जितना भी शीर्ष होगा, जितना भी फेस होगा, जितना भी उसमें किनारा होगा, तो अगर इस दोनों को जोड़ेंगे यानी कि शीर्ष और फलक को जोड़ेंगे और उसमें से किनारा जो भी हो किनारा की संख्या उसको घटा देंगे, तो अब हमेशा 2 आएगा। या तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ई इधर प्लस में आ गया, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि फेस की संख्या और शीर्षों की संख्या को अगर जोड़ेंगे तो किनारों की संख्या में जब दो जोड़ेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, यानी बराबर होंगे। तो कुछ बहुफलके के लिए ऑलर सूत्र का यहाँ पे सत्यापन, और भी बहुत सारे फिगर होंगे लेकिन हमने यहाँ पे 3-2 लिया है, ठीक है। जैसे कि घनाभ है, तो यहाँ पे घनाभ में आपको पता है 6 फलक होंगे, और यहाँ पे किनारा 12 होगा और शीर्षों की संख्या 8 होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमका फार्मूला ये पता है, या फिर वो वाला भी लगा सकते इधर माइनस में करके, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की संख्या यहाँ पे देखें, तो एफ की संख्या 6 है और भी की संख्या 8 है और ई की संख्या यहाँ पे 12 है और ये 2 है, 2 तो रह गए, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सत्यापन करेंगे तो एफ की संख्या अगर हम लिखेंगे 6 और प्लस में भी की संख्या अगर हम लिखें तो 8 है, ठीक है, और बराबर में ई की संख्या 12 + 2, तो 12 × 2 = 14, 8 से 14 हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए, सत्यापन हो गया। या फिर 12 इधर माइनस में करेंगे तो 8 से 14 में से 12 जाएगा, 2 ही बचेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें भी उसी प्रकार से ये घन है, तो इसमें फलकों की संख्या 6, 12 सब कुछ 8 वैसा ही होता है। इसमें भी अगर हम लोग सत्यापन करेंगे तो वैसा ही आएगा। इस ठीक उसी प्रकार से पिरामिड इसमें है, तो इसमें फलकों की संख्या 5 होगा, एक ये, और चारों तरफ होगा 4, 1, 5, और किनारों की संख्या 8 होगा।
और शीर्षों की संख्या 5 होगा। इसमें भी उसी प्रकार से रखेंगे तो इक्वल आ जाएगा। यही होता है यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले अति लघु है। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या कि किसी बहुफलक में कम से कम कितने फलक हो सकते हैं और इसका नाम क्या होगा। तो देखिए किसी बहुफलक का मतलब हुआ क्या कि बहुत सारे फलक होंगे उसमें। तो ऐसा देखिए अगर वो आकार का बनेगा तो उसमें कम से कम 4 फलक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप सभी को पता है क्योंकि अब 3 फलक का कोई चीज आकृति नहीं बनेगा। ठीक है, या आप लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 4 फलक होना चाहिए। तो पहला का आपका आंसर क्या होगा कि 4 फलक होगा कम से कम, और इसका नाम क्या होगा तो चतुष्फलक नाम होगा। ठीक है, कम से कम 4 फलक होना चाहिए। पूछ रहा है क्या बहुफलक में कम से कम कितने फलक हो सकते हैं। तो 4 फलक हो सकते हैं कम से कम। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा तो इसका नाम होगा चतुष्फलक। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कि क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं। तो किसी बहुफलक के देखिए तीन त्रिभुज, तो क्या ऐसा बहुफलक हो सकता है जिसका 3 त्रिभुज हो। सिर्फ 3 त्रिभुज से कोई बहुफलक बन सकता है तो बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन 4 अगर होगा 4 त्रिभुज तो बन सकता है। जैसे कि हम लोग पिरामिड देखते हैं, इसमें देखिए इसमें एक आधार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक आधार हो जाएगा इस प्रकार से त्रिभुज, यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे एक भुजा, इस पे एक भुजा, इस पे 3 भुजा इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोग पिरामिड देखते हैं इस प्रकार से, एक भुजा इस पे और फिर एक भुजा यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये शीर्ष हो जाएगा। मतलब पिरामिड जो होता है ना वो इसी प्रकार से, तो ये आधार हो जाएगा, ऊपर में 3 फलक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुफलक हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक वर्ग और चार त्रिभुज। तो एक वर्ग और 4 त्रिभुज, जैसे कि वर्ग में 4 भुजा होता है। देखिए एक वर्ग अगर इस प्रकार से होगा तो इसमें कितना भुजा है 4 भुजा है, तो 4 त्रिभुज वहां पे दे रहा है। एक त्रिभुज इस पर, एक त्रिभुज पर, एक इस पे, तो चारों रह जाएगा, ऊपर में इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाएंगे। समझ रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। मतलब दूसरा तीसरा इसका आपका आंसर हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नहीं होगा, क्या पहला नहीं होगा क्योंकि हमने अभी बताया पहला नहीं होगा। दूसरा में आपका हो जाएगा हाँ, और तीसरा भी हो जाएगा हाँ। ठीक है, तो तीसरा भी हो जाएगा हाँ। और अगर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोल रहा है क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो ऐसे भी बहुफलक होते हैं जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो, जैसे कि पिरामिड ही बोले तो इसमें देखिए नीचे हमने देखा त्रिभुज था, तो 3 फलक था। ठीक है, और इसमें 4 भुजा वाले आधार था तो 4 फलक, इस प्रकार से 5 होता तो 5, 6 होता तो 6। ठीक है, लेकिन वहां पे 4 से अधिक होना चाहिए। मतलब कम से कम यहाँ पे जो फलक होना चाहिए वो 4, जैसे एक फलक ये, एक ये और एक ये, 3 और एक नीचे था, 4 था ना कम से कम। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा हाँ। तीसरा में हो जाएगा हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। ठीक है, संभव है। जैसे कि हम लोग पिरामिड यहाँ पे संकेत में लिखा हुआ आपका बुक में कि एक पिरामिड के बारे में सोचिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ हो जाएगा जब फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो। ठीक है, हाँ हो जाएगा जब फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा अगर देखें तो चौथा में देखिए क्या कर रहा है कि क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, स्पष्ट करना है। चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर हम लोग वर्ग प्रिज्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे वर्ग प्रिज्म क्या होता है, शायद आपको पता हो या फिर ना भी पता हो। ठीक है, तो वर्ग प्रिज्म उसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे यानी बेस जो होता है और आधार जो होता है, मतलब जो ऊपर शीर्ष होता है आधार होता है। ठीक है, वो इसका जो होता है वो वर्गाकार होता है और इसीलिए इसको वर्ग प्रिज्म बोलते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो घन होता है उसको हम लोग किसको बोलते हैं, तो वो जो होता है आपका सभी फलक उसका वर्गाकार होता है। ठीक है,
तो जैसे कि अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये जो फिगर हमने अभी पारा ये हमारा एक वर्ग प्रिज्म हुआ, ठीक है, ये हमारा वर्ग प्रिज्म हुआ। अब अगर हम लोग घन, तो हम लोग सभी को पता है घन जैसे कि ये हमारा वर्गाकार एक इस प्रकार से है, ठीक है, फिर हमने इस प्रकार से वर्गाकार पारा और ये सभी को मिला दिया, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो हमारा आकृति बना वो एक वर्गाकार, 1 2 3 4 6 फलक है और ये घन है, सभी यहाँ पे वर्गाकार होते हैं, लेकिन इसका जो ऊपर होता है और नीचे होता है वो वर्ग होता है, ठीक है, ये 100% वर्ग ही होता है, तभी इसको वर्ग प्रिज्म बोलेंगे। लेकिन ये जो हमारा जो ये पार्श्व फलक हुआ ना, ये चारों ओर जो फलक हुआ पार्श्व, ये आयत भी हो सकते हैं और ये घन भी मतलब वर्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आयत हुआ तो इसके अनुसार तो ये घनाभ हो जाएगा, ठीक है, ये घनाभ हो जाएगा ना। अगर आयत होगा तो ये घनाभ भी हो सकता है, क्योंकि आयत हो गया तो आमने सामने की यहाँ पे इसका सामने ये और इसके सामने ये, यानी चारों अगर आयत होगा, ठीक है, चारों ही आयत ही होगा, समानांतर जो ही पार्श्व में होगा वो सभी समानांतर चतुर्भुज होंगे, या फिर वर्ग होगा या फिर आयत होगा, ठीक है। अगर वर्ग होगा तो सभी वर्ग होंगे, ऊपर नीचे तो वर्ग होगा ही, अगर सभी वर्ग होंगे तो ये फिर हो जाएगा घन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये अगर ये आयत होगा तो ये हो जाएगा आपका घनाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ही कारण है कि हम लोग एक वर्ग प्रिज्म है जो उसको घन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। चौथा में हम लोग लिखेंगे नहीं, यह घनाभ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यह घनाभ भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये हो गया। अब इसमें अगर हम लोग पांचवा देख लेते हैं, तो चूंकि यहाँ पे पीछे हमने थोड़ा सा कुछ बताया था बेसिक के टाइप से, ठीक है, तो उसके कारण ये वीडियो लंबा हो चुका है। पांचवा देखिए, पहला बोला प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म और बेलन, तो आपको पता ही है प्रिज्म किसको बोलते हैं और बेलन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म जो होता है, आपको यहाँ पे देखिए प्रिज्म अगर हम लोग पारेंगे तो इस प्रकार से अगर हम लोग प्रिज्म जो देखे हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रिज्म देखा, मतलब बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, मतलब पार लीजिएगा, ठीक है, वैसा स्क्रीन पे फिगर दे देंगे। तो ये जो हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये देखिए ये आधार और ये शीर्ष अगर हम समझेंगे तो ये आधार शीर्ष होता है, बाकी जो होता है पार्श्व में ये सब चतुर्भुज है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रिज्म हुआ। और अगर हम लोग बेलन देखेंगे तो बेलन इस प्रकार से होता है, एक इस प्रकार से चतुर्भुज टाइप से ही होता है, उसमें भी उसको अगर हम खोलेंगे, अगर पीछे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे वृत्ताकार होता है, ऊपर नीचे इसका, ठीक है, वृत्ताकार होता है। तो ये एक चतुर्भुज हुआ और ये वृत्ताकार हुआ। तो बोल क्या रहा है कि ये किस प्रकार एक जैसे होते हैं। तो अगर हम इस फलक को देखें, ये वाला चतुर्भुज जो है, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग इस प्रकार से खोलकर मोड़ भी सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये पार्श्व हुआ, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि प्रिज्म और बेलन पार्श्व में समान होते हैं, ठीक है, यानी पार्श्व में एक जैसे होते हैं, ठीक है, पार्श्व में एक जैसे होते हैं, इस प्रकार से लिखिए, या फिर समान होते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें, ये पहला था पचमका, और अगर हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा में बोला पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो देखिए पिरामिड क्या होता है, आपने पिरामिड देखा होगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा वैसे। और पिरामिड हमने पहले भी बताया था, ठीक है। पिरामिड जो एक शीर्ष होता है, जैसे कि इस प्रकार से ही होता है पिरामिड, ठीक है, इस प्रकार से इधर भी फलक, इधर भी चारों तरफ फलक होता है, ठीक है। नीचे एक त्रिभुजाकार आधार अगर होगा तो 3 फलक होंगे, ठीक है, 4 होगा तो 4, ये हमारा हुआ। और शंकु अगर देखें तो इस प्रकार से ही होता है, शंकु भी इसी प्रकार से होता है शंकु, लेकिन यहाँ पे अगर इसको देखें ऊपर में इस प्रकार से गोल होता है, लेकिन बाकी ये तो इसी प्रकार से होता है त्रिभुजाकार, ठीक है। तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, ये भी पार्श्व फलक हुआ, ऊपर शीर्ष हुआ, नीचे एक आधार बेस होगा, ठीक है, और ये पार्श्व हुआ। तो पार्श्व रूप से ही दोनों एक जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी बोल रहा है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे, तो इसका भी आपका आंसर वही होगा कि
पिरामिड और शंकु पार्श्व में एक जैसे हैं। ठीक है, यही होगा। अब बुक में आपका जो भी आंसर दे रहा है उससे आप मतलब ना रखिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया ये और ये। ठीक है, तो इस रूप से होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा इसको पूरा क्लियर कर देंगे। तो वीडियो चला लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।